दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे UWD स्टोरीज चैनल पर। आज की कहानी बेहद मजेदार और रोमांचक होने वाली है, जिसे सुनकर आपको बहुत आनंद आएगा। इस कहानी में एक राजा अपनी पुत्री के विवाह को लेकर काफी चिंतित रहता है। राजा को देखकर महारानी भी परेशान हो जाती है। राजा की चिंता दूर करने के लिए महारानी उन्हें एक सुझाव देती है। रानी का सुझाव सुनकर राजा सहमत हो जाते हैं और अपनी चिंता का समाधान खोजने निकल पड़ते हैं। लेकिन इस यात्रा के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। अब सवाल यह है कि रानी ने राजा को क्या सुझाव दिया था और उनकी मृत्यु कैसे हुई। यह कहानी डर, सस्पेंस और गहरे रहस्यों से भरी हुई है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इससे हमारी आपसी नजदीकियां बढ़ती हैं। तो ईयरफोन लगा लीजिए और चलिए कहानी की ओर। ठाकुर अजय प्रताप सिंह और उनकी पत्नी सुलोचना देवी अपनी बेटी की शादी को लेकर परेशान थे। अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि शादी करने में काफी पैसा लग रहा था और उतना पैसा ठाकुर के पास नहीं था। ठाकुर सोच रहे थे पैसों का इंतजाम कैसे किया जाए। तभी सुलोचना बोली, सुलोचना, अब क्या होगा? इतना रुपया कहां से आएगा? अजय प्रताप परेशान मुद्रा में कहा, यही फिक्र तो हमें खाए जा रही है सुलोचना। अब हम केवल नाम के ठाकुर रह गए हैं। बेटी के लिए अच्छा घराना मिला तो हां कर दी। अब अगर ठाकुरों वाली आन बान से यह शादी नहीं हुई तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। इतना कहकर ठाकुर शांत हो गए। तभी कुछ सोचते हुए सुलोचना देवी ने कहा, एक काम हो सकता है। ठाकुर, वह क्या? सुलोचना, अपनी गांव वाली जमीन बेच दी जाए तो पैसों का इंतजाम हो सकता है। ठाकुर विस्मित होते हुए कहा, अरे हो, उसे तो मैं भूल ही गया था, मगर यह कैसे हो सकता है? वह जमीन तो कई वर्षों से पंडित ओंकारनाथ की देखरेख में है। सुलोचना, तो क्या हुआ? आपने उसे जमीन फसल पैदा करने के लिए दी थी, उसके मालिक आज भी हम लोग हैं। ठाकुर, तुम ठीक कह रही हो। तुम मेरा सामान तैयार कर दो, मैं आज ही जाकर उस जमीन का सौदा कराता हूं। सुलोचना, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। उसी शाम ठाकुर अजय प्रताप सिंह ट्रेन से अपने गांव गंगापुर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन सुबह जैसे ही एक तांगे से ठाकुर पंडित ओंकारनाथ के दरवाजे पर उतरे। पंडित ओंकारनाथ, जो बाहर ही बैठा था, उन्हें देखते ही आश्चर्य से बोला, अरे ठाकुर साहब, आप यहां पर? और फिर ठाकुर ने अपने आने का कारण बताया तो पंडित और उसके तीनों बेटे, जो उसके पास में ही खड़े थे, चकित हो गए। ओंकारनाथ चकित होकर कह रहे हैं, ठाकुर साहब? क्या? ये आप क्या कह रहे हैं ठाकुर? मेरी मजबूरी को समझो पंडित। पंडित, नहीं नहीं, भले ही यह जमीन तुम्हारी है, लेकिन हमने इसे अपना खून पसीना बहाकर सींचा है। यह जमीन नहीं बिकेगी। एकाएक पंडित का बड़ा लड़का किशन गुर्रा कर कह उठा, ओह ठाकुर साहब, तो आप जमीन बेचने का इरादा लेकर आए हैं? यह सब देखकर ठाकुर साहब ने सख्त स्वर में कहा, यह मत भूलो किशन कि यह जमीन आज भी मेरी है। जब ठाकुर साहब ने ऐसे कहा तो किशन थोड़ा नर्वस होकर कहा, लेकिन अगर यह जमीन बिक गई तो हम क्या करेंगे? हम अपना यह गांव छोड़कर कहां जाएंगे? लेकिन ठाकुर साहब को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और बोले, कुछ भी हो, यह जमीन मेरी है और मैं इसका सौदा करके जल्दी से यहां से चला जाऊंगा। एकाएक किशन गंभीर होकर कहा, तो फिर ठीक है ठाकुर साहब, अगर आप अंतिम फैसला कर ही चुके हैं तो फिर हम बीच में पड़ने वाले कौन होते हैं? ठाकुर, कल सुबह तक अपना इंतजाम कर लेना। किशन का फैसला सुनकर पंडित ओंकारनाथ ने जबरदस्त प्रतिरोध करना चाहा, लेकिन किशन की आंखों का संकेत देखकर वह खामोश हो गया। किशन, इंतजाम तो अब कल सुबह तक करना ही होगा। फिर वहां से ठाकुर चला गया। ठाकुर के जाने के बाद पंडित ओंकारनाथ किशन से गुस्से में कहा, यह तूने क्या किया मूर्ख? अगले माह बिषण, पंडित का मंझला लड़का, का ब्याह है। अगर हमने इस जमीन को छोड़ दिया तो ब्याह कैसे होगा? हम इस जमीन को नहीं छोड़ सकते। किशन चुपचाप सुन रहा था। पंडित की बात जैसे ही पूरी हुई, तभी मंगल, पंडित का सबसे छोटा लड़का, बोला, किशन, भैया का तो दिमाग खराब हो गया लगता है। तभी किशन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैंने जो कुछ कहा सोच समझकर ही कहा है। पंडित और उसके दोनों लड़के
किशन की ओर देखते हुए आश्चर्यचकित होकर कहा, मतलब? किशन, मतलब भी समझता हूं। फिर किशन सबको अपने पास बुलाकर उन्हें मतलब समझाने लगा। किशन की योजना सुनते ही सबके मुंह खुले के खुले रह गए, आंखें फटी की फटी रह गई। क्या ठाकुर को जमीन मिली या नहीं? फिर आधी रात को एकाएक ठाकुर साहब की नींद टूट गई। ठाकुर घबराते हुए बोला, तुम? पंडित और उसके तीनों लड़के ठाकुर को मारने के लिए आए थे। बिशन ठाकुर के ऊपर से चादर हटाते हुए बोला, तुम्हें जमीन का सौदा करने का बड़ा शौक था ना? इसके बाद किशन चादर से ठाकुर का पूरा शरीर ढक दिया। शरीर ढकते ही ठाकुर घबराते हुए बोला, अरे ये क्या कर रहे हो? तभी किशन बोला, अब ऊपर जाकर करना सौदा जमीन का। इसके बाद चादर में ढके हुए ठाकुर के ऊपर पंडित का लाठी वाला डंडा जो ठाकुर को मारने के लिए लाए थे, ठाकुर के सिर पे जोर से पड़ा। लाठी के प्रहार से ठाकुर वहीं ढेर हो गया। ये होते ही बिशन मंगल की तरफ देखते हुए कहा, जो फरसा लिए था। बिशन, मंगल, जल्दी कर मंगल, कर दे साले के टुकड़े। बिशन के कहने के बाद भेड़िए सी चमक आंखों में लिए मंगल ठाकुर के मरे हुए जिस्म पर टूट पड़ा। फिर उसने ठाकुर का दायां हाथ, फिर बायां हाथ, फिर दायां पैर, फिर बायां पैर और अंतिम में बहुत बहशी तरीके से ठाकुर की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दिया। जब उसके हाथ रुके तो ठाकुर का शरीर केवल लाश में नहीं बल्कि 6 टुकड़ों में बदल चुका था। लाश को देखते हुए पंडित ओंकारनाथ बहशीपन से बोला, अब देखता हूं कौन जमीन को बेचता है। बिशन, इस लाश को क्या करे? ओंकारनाथ, उसी जमीन में गाड़ दो जिसे बेचने आया था ये। किशन, हां यही ठीक रहेगा। चारों ने मिलकर ठाकुर के शरीर के टुकड़ों को एक चादर में लपेटा और खेत में ले आए। पंडित ने जमीन की ओर इशारा करके कहा, खोदो जमीन और इसमें गाड़ दो। उन चारों ने गड्ढा खोदा और उसमें लाश डाल दिया। तभी ओंकारनाथ बोला, जल्दी करो, सुबह होने वाली है, गड्ढे को मिट्टी में भर दो। मंगल भी बोला, यह फरसा भी गया इस गड्ढे में। सब कार्यों से फुर्सत होने के बाद ओंकारनाथ बोला, अब कोई नहीं कह सकता है कि यहां ठाकुर की लाश दबी हुई है। इधर शहर में सुलोचना देवी परेशान हो रही थी। सुलोचना, उफ, आज 5 दिन हो गए तेरे पिताजी को गांव वाली जमीन का सौदा करने गए और अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है। सोनिया, ठाकुर की बेटी, बोली, मगर मां पिताजी तो 2 दिन में लौटने को कह गए थे। सुलोचना, यही तो मेरी चिंता का विषय है। फिर कुछ सोचते हुए सुलोचना सोनिया से बोली, सोनिया बेटी, जरा अपने चाचा के पास जाओ और उनसे ठाकुर साहब का पता लगाने को कहो। सोनिया घबराते हुए बोली, चाचा के पास? लेकिन मां। सुलोचना सोनिया की घबराहट को देखते हुए कहा, घबरा मत, वे तंत्र विद्या के महापंडित जरूर हैं, पर हम सबको बहुत चाहते हैं। इस समय वही हमारी मदद कर सकते हैं। सोनिया की घबराहट कम हुई और उसने कहा, अच्छा मां, जाती हूं। इतना कहने के बाद सोनिया इक्के पर सवार होकर अपने चाचा से मिलने निकल पड़ी। रास्ते में अपने मन में सोनिया कह रही है, न जाने क्यों मैं अपने चाचा जी को देखकर डरती रहती हूं, हालांकि वे हम सबको बहुत प्यार करते हैं। एक कब्रिस्तान के बाहर पहुंचकर सोनिया ने एक्का रोक दिया, जिसके बगल में एक हवेली भी थी। सोनिया, उफ, कितनी भयानक जगह है। रात के समय तो और भी भयानक लगती होगी। सोनिया कब्रिस्तान के साथ बनी उस हवेली में प्रवेश कर गया। सोनिया ने डरते हुए आवाज लगाई, चाचा। लेकिन हवेली के अंदर कोई नहीं था। भय से कांपती हुई सोनिया कब्रिस्तान के निकट पहुंची ही थी कि कब्रिस्तान का दरवाजा 4 रर की आवाज करते हुए अपने आप खुल गया और अंदर से आवाज आई, चली आओ सोनिया, चलो आओ सोनिया। सोनिया डरते हुए अपने मन में कहती है, चाचा जी की आवाज, वे मुझे देख रहे हैं। सोनिया के एक जगह पहुंचते ही आवाज आनी बंद हो गई। धड़कते दिल से सोनिया ने डरते हुए कहा, आप कहां हैं चाचा जी? सोनिया के चाचा ने आवाज दी, तुम्हारे पीछे। पीछे पलटते ही सोनिया के मुंह से चीख निकल गई। सोनिया के चाचा अपने तंत्र शक्ति से अपना पूरा शरीर जमीन में गाड़े हुए थे, केवल गर्दन जमीन के ऊपर दिख रही थी। भैरवनाथ, सोनिया के चाचा, सोनिया की घबराहट को देखते हुए बोले, डरो नहीं बेटी, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ऐसा तो मुझे करना ही पड़ता है। सोनिया, ओह भैरवनाथ, तुम बताओ कैसे आना हुआ? सोनिया,
मां ने मुझे पिताजी का पता लगाने के लिए आपके पास भेजा। उसके बाद फिर सोनिया ने ठाकुर अजय प्रताप सिंह के गांव जाने को पूरी कहानी कह सुनाई। सोनिया, चाचा जी, आज पिताजी को गए 5 दिन हो चुके हैं। न जाने क्यों मेरे और मां के दिल में भयानक विचार कौंध रहे हैं। लेकिन आप इस अवस्था में पिताजी का पता लगाने कैसे जा पाओगे? भैरवनाथ हंसते हुए बोला, मुझे भैया का पता लगाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटी। जब तक मैं आंखें न खोलूं, तुम यहीं चुपचाप खड़ी रहना। फिर भैरवनाथ आंख बंद करके अपने दिव्य दृष्टि से देखने लगा। देखते ही देखते भैरवनाथ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह चिल्लाया, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। भैरवनाथ के चेहरे पर नाचते हुए खौफ को देखकर सोनिया बुरी तरह से हर उठी और घबराते हुए बोली, क्या हुआ चाचा जी? भैरवनाथ गुस्से में बोला। मैं बोला, नहीं, उन दरिंदों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर सोनिया से कहा, घर जाकर पिता की मौत का विलाप करो। तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोनिया तेजी से चीखी, नहीं। इधर गांव में सब कुछ ठीक ठाक था। गांव में किसी को भी ठाकुर अजय प्रताप सिंह की हत्या का पता नहीं चला था। ओंकारनाथ के खेत में कोई साया खड़ा था। वह साया किशन का था, जो उस जमीन को देख रहा था जहां ठाकुर को गाड़ा गया था। किशन जमीन की तरफ देखते हुए कहा, हां हां हां, क्यों ठाकुर? मरने के बाद कितने गज जमीन की जरूरत होती है? 2 गज जमीन की? हां हां हां। तभी वह अचानक चौंक पड़ा। किशन के सामने की जमीन उसके देखते ही देखते चटकने लगी थी। किशन अचंभित होकर देख रहा था। तभी उसी जमीन से 2 हाथ निकले। उस दृश्य को देखकर किशन के होश उड़ गए। वह भय से कांप उठा। उसी पल जमीन से निकल रहे दोनों हाथों ने किशन की पांव पकड़ ली। किशन घबराते हुए तेजी से चिल्लाया, नहीं, बचाओ। लेकिन तब तक जमीन से निकले दोनों हाथ किशन को झटका देके जमीन में गिरा दिया और फिर दोनों हाथ किशन को जमीन के अंदर खींचने लगे। किशन चिल्लाया, बचाओ, बिशन, मंगल, बापू। लेकिन वे दोनों हाथ किशन को जमीन के अंदर खींचते जा रहे थे। किशन बचने के लिए चिल्लाता रहा। फिर वे हाथ किशन को जमीन के अंदर कमर तक घसीट ले गए। अब जमीन के ऊपर किशन के दोनों हाथ और गर्दन थी। दूसरे ही पल हवा में तैरती उस फरसा को किशन ने देखा और घबराते हुए कहा, यह तो वही फरसा है जिससे हमने ठाकुर के शरीर के टुकड़े किए थे। एकाएक वह फरसा नीचे आया और किशन का पहला हाथ काट दिया। किशन दर्द से चिल्ला उठा। वह फरसा फिर हवा में तैरा और इस बार दूसरा हाथ भी काट दिया। किशन चिल्लाता रहा। फिर अंत में फरसा ने किशन की गर्दन धड़ से जुदा कर दिया। उसी समय बिशन, मंगल और पंडित ओंकारनाथ भागे भागे वहां आ पहुंचे और किशन की लाश देखकर बिशन और मंगल तेजी से चिल्लाए, भैया! वे तीनों हतप्रभ थे। तभी कोई आवाज आकाश से गूंजी, हां हां हां, कोई नहीं बचेगा, सब मरोगे। बिशन चौंकते हुए बोला, यह किसकी आवाज थी? मंगल घबराते हुए बोला, ठाकुर की। वह अपनी हत्या का बदला ले रहा है। यह कहने के साथ ही मंगल के चेहरे पर भय छा गया। मंगल भय से बोला, वह हमें भी मार डालेगा। ओंकारनाथ बिशन से कहा, लगता है मंगल डर गया है, इसे घर ले चलो बिशन, मंगल घर चलो। किशन के मौत से अब दुखी और भयभीत थे, लेकिन आखिर कब तक? एक शाम बिशन मंगल के पास गया, जो अपने भाई के गम गुमसुम और उदास था। बिशन, चलो मंगल, उठो, खाना खा लो। सब चुपचाप अपनी अपनी थालियों के पास आ बैठे। ओंकारनाथ, बच्चों खाना शुरू करो। तभी अचानक मंगल ने खाने की थाली ओंकारनाथ के मुंह दे मारी। बिशन तेजी से चीखा, मंगल! मंगल के मुंह से विचित्र प्रकार की ध्वनि निकलने लगी। मंगल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा पंडित, तूने जमीन के लिए हत्या कर डाली। अजीब स्वर में गुर्राते हुए मंगल ने पंडित की गर्दन दोनों हाथों से जकड़ लिया। मंगल, मैं तुम सबको मार डालूंगा। एक पल के लिए तो बिशन तो मानो बुत में ही बदल गया। फिर जैसे ही होश में आया, वह चीखता हुआ मंगल पर झपटा और कहा, मंगल, होश में आओ मंगल, यह हमारे बापू है, क्या हो गया है तुम्हें? न जाने मंगल में इतनी शक्ति कहां से आ गई कि उसने एक ही झटके में बिशन को कई फुट ऊपर हवा में उछाल दिया, फेंका। और इधर मंगल पंडित की गर्दन पकड़े हुए कहा, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा पंडित, उस जमीन से तू कोई सुख नहीं देख पाएगा।
बचा। ओ मुझे। इस यमदूत से पंडित बिशन की ओर देखते हुए गलगलाती आवाज में कहा। बिशन एक लाठी के पास जा गिरा था। उसने लाठी हाथ में लेते हुए अपने आप से कहा, अगर देर की तो यह बापू की जान ले लेगा। बिशन ने लाठी उठाकर मंगल के सिर पर दे मारा। मंगल ओंकारनाथ की गर्दन छोड़कर एक तरफ गिर गया। ओंकारनाथ मंगल की तरफ देखकर डरते हुए बोले, क्या यह मर गया? बिशन, आप घबराइए नहीं, यह केवल बेहोश है। ओंकारनाथ विस्मित होकर पूछा, लेकिन इसे हुआ क्या था? बिशन, इसका स्वर बदला हुआ था। बापू, मुझे लगता है कि ठाकुर की आत्मा हमारे पीछे पड़ गई है। ओंकारनाथ डरते हुए कहा, ठाकुर की आत्मा? लेकिन अब क्या होगा? बिशन, आज रात किसी प्रकार कट जाए, सुबह मैं गांव के औघड़ बाबा भूतनाथ को बुला लाऊंगा, वे सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक कर देंगे। ओंकारनाथ, लेकिन अगर उसे हत्या बात पता चल गई तो? बिशन, यह खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। अगले दिन जब सुबह मंगल की आंख खुली, मंगल सिर को पकड़ते हुए दर्द में बोला, आह, मेरा सिर। उसे देखकर ओंकारनाथ बोले, शुक्र है इसे होश आ गया। बिशन अपने बापू से कहा, आप इसके पास रहिए, जरा औघड़ बाबा को लेकर आता हूं। ओंकारनाथ, जल्दी लौटना बेटे। बिशन के जाते ही ओंकारनाथ सोचने लगा, काश हम ठाकुर को उसकी जमीन लौटा देते, अब तो वह जमीन खूनी जमीन होती जा रही है। इधर मंगल भी पूरी तरह होश में आ चुका था। कुछ देर बाद औघड़ बाबा भूतनाथ के साथ आ गया। वहां पहुंचते ही औघड़ बाबा बोले, यहां बुरी आत्मा, बुरी छाया का वास है। ओंकारनाथ हाथ जोड़ते हुए, आप कोई उपाय कीजिए बाबा, मैं अपना एक पुत्र खो चुका हूं, दूसरा नहीं खोना चाहता हूं। औघड़ बाबा बोले, चिंता मत कर पंडित, मैं इस बुरी आत्मा को पकड़कर अंधे कुएं में लटका दूंगा, तू बस उन चीजों का इंतजाम कर जो मैं बताता हूं। बिशन हाथ जोड़कर कहा, आप आज्ञा करे बाबा। औघड़ बाबा भूतनाथ वस्तुओं के नाम लिखवाने लगा। फिर बिशन सामान लेकर 2 घंटे बाद लौटा। सामान लेने के बाद बाबा जी बोले, अब मैं इस घर में बंद होने जा रहा हूं, 1 घंटे तक मुझे तुम्हारी आवाज भी सुनाई न दे। ओंकारनाथ हाथ जोड़कर कहा, ऐसा ही होगा बाबा जी। बाबा भूतनाथ ने अंदर जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन ओंकारनाथ घबरा रहा था, न जाने अंदर बाबा क्या करेंगे। अपने बापू को घबराते देखकर बिशन बोला, अब घबराने की कोई बात नहीं है बापू, औघड़ बाबा सब ठीक कर देंगे। ओंकारनाथ, भगवान करे ऐसा ही हो। फिर उसके बाद बाबा को अंदर गए 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे बीत पर बाबा अभी बाहर नहीं निकले थे। ओंकारनाथ अपने बेटी से बोला, बेटा, बाबा तो 1 घंटे लिए भीतर गए थे, लेकिन 5 घंटे बीत गए, बाबा अभी बाहर नहीं आए। मंगल बोला, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। बिशन, दरवाजा खटखटाकर देखते हैं। फिर बिशन दरवाजे खटखटाते हुए आवाज लगाता है, बाबा जी दरवाजा खोलिए। लेकिन अंदर से न कोई बोला, न ही दरवाजा खुला। तब ओंकारनाथ बोला, न जाने क्या बात है बाबा, बोल नहीं रहे हैं। 1 बिशन ने कहा, हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। और फिर बिशन ने दरवाजे को 2-3 टक्कर मारकर तोड़ दिया। दरवाजा तोड़कर जैसे ही तीनों अंदर घुसे कि तीनों की चीख निकल गई। औघड़ बाबा भूतनाथ फांसी के फंदे में लटकते हुए मिले। ठाकुर की आत्मा ने बाबा को भी मार दिया था। मंगल चिल्लाया, नहीं। ओंकारनाथ अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर बोला, हे भगवान, बिशन, उफ। औघड़ बाबा भी मारा गया, और इसी प्रकार एक एक करके हम सब मारे जाएंगे। ठाकुर की आत्मा हमें नहीं छोड़ेंगी। मंगल डरते हुए बोला, बापू, मैं इस हत्यारे घर में नहीं रुकूंगा, है मैं जा रहा हूं। फिर मंगल जाने लगा। बिशन ने रोकने के लिए कहा, लेकिन मंगल चला जा रहा था। तब पंडित ओंकारनाथ ने मंगल को रुकने को कहा। ओंकारनाथ, मंगल ठहर जा, मैंने एक फैसला किया है। मैं ठाकुर की यह खूनी जमीन शहर जाकर उसकी बीबी को सौंप दूंगा, फिर सब ठीक ठाक हो जाएगा। बिशन मंगल के कंधे में हाथ धरकर उसे सांत्वना देते हुए बोला, बापू, ठीक कह रहे हैं मंगल, ऐसी खूनी जमीन हमें नहीं चाहिए जिसमें हमारे बड़े भाई के खून की गंध आती है। और यह सब बात मंगल के समझ में आ गई, और उसी रात सब लोग घर के बाहर लेटे हुए थे। लेकिन बिशन को नींद नहीं आ रही थी। वह अकेला चुपचाप लेटा था, और वह सोचने लगा, बेचारा औघड़ बाबा बेकार ही आत्मा की क्रोध का शिकार बन गया। और यही सब सोचते सोचते बिशन को नींद ने आ घेरा। वह सो गया।
आधी रात को किसी आहट से उसकी नींद खुल गई। विशन डरते हुए चिल्लाया, कौन है? अचानक उसके मुंह से भयानक चीख निकली। नहीं, ठाकुर की लाश के टुकड़े हवा में उड़ रहे थे, जिसे इन लोगों ने बड़ी बेरहमी से ही काट डाला था। बिशन ठाकुर के लाश के सामने हाथ जोड़कर डरते हुए बोला, नहीं ठाकुर, हम पर रहम करो, हम तुम्हारी जमीन लौटा देंगे, हमें माफ कर दो, हमें मत मारो। और वह ठाकुर के लाश के पैरों में गिर पड़ा। लेकिन ठाकुर के लाश के टुकड़े हवा में तैरते हुए इधर उधर हो रहे थे और ठाकुर का सिर हंस रहा था। तभी किसी ने उसे बुरी तरह से झंझोड़ दिया। वह कोई और नहीं, ओंकार नाथ था। ओंकार नाथ तेजी से बोले, बिशन क्या कर रहा है? उठ, कहां है ठाकुर? होश में आ। बिशन घबराते हुए बोला, मंगल बापू, मैंने ठाकुर की लाश देखी है, 6 टुकड़ों में कटी हुई। ओंकार नाथ, तू पागल हो गया है। यह देख, तू किसके पैरों में पड़ा था? बिशन सामने देखा तो सामने एक पैरा धान की सूखी घास का पुतला खड़ा था, जिसे शायद खेत में चिड़ियों को डराने के लिए बनाया गया था। बिशन पुतले की तरफ इशारा करके कहा, लेकिन मैंने लाश देखी है बापू, तब यह यहां नहीं था। ओंकारनाथ, ओह, लेकिन तू फिक्र मत कर, कल जब हम यह जमीन ठकुराइन को सौंप देंगे तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। बिशन हाथ में कुल्हाड़ी लेकर गुस्से में कहा, नहीं बापू, अगर अब वह लाश आई तो मैं इस कुल्हाड़ी से उसके इतने टुकड़े कर दूंगा कि फिर वह कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकेगा। बिशन कुल्हाड़ी लेकर अपने कमरे में चला गया और सोचने लगा, अगर अब ठाकुर की लाश मुझे दिख जाए तो। और सोचते सोचते उसको फिर से नींद आ गई, उसके न चाहते हुए भी। लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंख खुल गई तो उसने देखा कि उसके दरवाजे के पास कोई परछाई खड़ी थी। उसने घबराते हुए पूछा, कौन है? बिशन ने ना आंव देखा न तांव कुल्हाड़ी उठाकर परछाई की जाने लगा और गुस्से में बोला, ठाकुर की आत्मा, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। और बिशन ने उस परछाई पर बिना देखे लगातार उस पर अपने कुल्हाड़ी से अनगिनत वार कर डाले। वह मारने में इतना ज्यादा मग्न हो गया कि उसने यह तक नहीं देखा कि वह परछाई किसकी थी। वह कुल्हाड़ी से उस परछाई के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तभी बदहवास से पंडित ओंकारनाथ ने भीतर प्रवेश किया। भीतर का दृश्य देखते ही वह सिर से पांव तक कांप उठा। बिशन उस परछाई को मारने के बाद भी नहीं देखा कि ठाकुर की लाश थी या और कोई था। ओंकारनाथ बदहवास बोला, बिशन, अरे कमबख्त, यह क्या किया तूने? बिशन, मैंने ठाकुर की लाश का कीमा बना डाला बापू, अब यह लाश हमें कभी तंग नहीं करेगी। ओंकारनाथ गुस्से में बोले, अरे कमबख्त, ये देख क्या अनर्थ कर डाला है, तूने अपने भाई मंगल को ठाकुर की लाश समझकर मार डाला है। बिशन आवक होकर बोला, क्या मंगल? नहीं। बिशन के अंदर ठाकुर की आत्मा का इस कदर खौफ था कि उसने परछाई में यह तक नहीं देखा कि वह ठाकुर की लाश थी या और कोई, बस मारता रहा। और फिर जब यह सब हो जाने के बाद उसके बापू ने हकीकत बताई तो वह पागलों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। ओंकारनाथ अपना माथा पकड़कर बैठ गया और बोला, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने ठाकुर की जमीन पर बुरी नजर डाली। भूकंप से भाव चेहरे पर लिए एकाएक बिशन गुर्राते हुए बोला, बापू, ठाकुर की लाश हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, उसे पीछा छोड़ाने का अब एक ही रास्ता मुझे नजर आता है। ओंकारनाथ, वह क्या? बिशन, हम ठाकुर की लाश को कब्र से निकालकर अग्नि के हवाले कर दे। ये सब होने तक सुबह हो गई थी। उन दोनों को मंगल की लाश को छिपा दी। फिर रात को वे दोनों खेत में पहुंचे जहां ठाकुर की लाश गाड़ी थी। बिशन ओंकारनाथ से, मंगल की शरीर की गठरी भी ले आया हूं बापू, इस अभागे को भी यहीं पर अग्नि दे देंगे। फिर वे दोनों वहीं पर एक चिता बनाने लगे जिस जगह ठाकुर की लाश गाड़ी थी। चिता बनाने के बाद बिशन जल्दी जल्दी जमीन में उस जगह खोदने लगा जहां ठाकुर की लाश गाड़ी थी। तभी ओंकारनाथ जमीन की ओर देखते हुए बोला, आज के बाद तेरा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा ठाकुर। अचानक ओंकारनाथ के साएं साएं करती हुई तेज आंधी चलने लगी। ओंकारनाथ बोला, उफ, इतनी तेज आंधी कहां से चलने लगी? बिशन चकित होकर कहा, आंधी? क्योंकि आंधी केवल ओंकारनाथ के आसपास चली थी, जो ठाकुर के द्वारा चलाई गई थी।
फिर उस आंधी में पंडित ओंकारनाथ का शरीर सूखे पत्ते की तरह कांपा और फिर हवा में उठ गया। उसके बाद पंडित का शरीर उस चिता की ओर जाने लगा जो इन दोनों ने बनाई थी। ओंकारनाथ चिल्लाया, बिशन, मुझे बचाओ! लेकिन उसके चिल्लाने से कोई फायदा नहीं हुआ। पंडित का शरीर चिता के ऊपर आ गिरा। उसका शरीर जैसे ही चिता में गिरा तैसे ही चिता में आग लग गई और फिर चिता भम भम करके जलने लगी। ओंकारनाथ बिशन से चिल्लाता रहा बचने के लिए, लेकिन बिशन भी अपने बापू को उस आग से नहीं बचा पा रहा था और कुछ देर में ओंकारनाथ का शरीर उस चिता में जल गया और उसी चिता में मर गया। इधर बिशन को जैसे ही गड्ढे का होश आया, उसने कहा, मुझे तुरंत ठाकुर की लाश बाहर निकालकर आग के सुपुर्द कर देनी चाहिए, वरना वह मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। बिशन ने लौटकर अब भी पहला ही फावड़ा चलाया था कि तेज रोशनी से वह इलाका सराबोर हो गया। बिशन जैसे रोशनी की तरफ देखा, वह उछल पड़ा। सुलोचना देवी वहां पर पुलिस लेकर पहुंच गई थी। सुलोचना देवी बिशन की तरफ इशारा करके पुलिस से बोली, यह पंडित का मंझला लड़का बिशन है, इंस्पेक्टर। इससे पूछो कि ठाकुर साहब की लाश को कहां दफनाया है इन्होंने। फिर बिशन को पुलिस ने पकड़ लिया और पूछा, क्यों बिशन, पहले तो तुम यह बताओ यह किसकी चिता जल रही है? बिशन घबराते हुए बोला, चिता, हां, यह तो चिता ही है। भय से कांपता और रोता हुआ बिशन सुलोचना देवी के पांवों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दो ठकुराइन, मैं तुम्हारी सारी जमीन तुम्हें सौंप दूंगा। ठाकुर साहब की आत्मा ने हमारा सारा परिवार खत्म कर डाला, वह मुझे भी मार डालेगी, मुझे बचा लो ठकुराइन। फिर बिशन चिता की तरफ हाथ करके बोला, यह देखो, अभी अभी ठाकुर साहब की आत्मा ने मेरे बापू को जिंदा ही जला डाला। सुलोचना देवी कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी बेटी सोनिया, जो यह भी साथ में आई थी, वह गुस्से से बोली, पाप कभी छिपता नहीं है कमीने, तुम लोगों ने जो कुछ पिताजी के साथ किया उसका फल तो तुम्हें भुगतना ही था। फिर वह शांत हो गई। इंस्पेक्टर बिशन से, लेकिन तुमने यह चिता बनाई किसके लिए थी? बिशन, वो ठाकुर साहब की लाश को जलाने के लिए। इंस्पेक्टर जमीन की ओर देखते हुए कहा, इसका मतलब लाश यही दफन है। हवलदार, यस सर। इंस्पेक्टर, यह जगह खोदकर लाश को अपने कब्जे में ले लो। हवलदार, ओके सर। तभी जीप में लगी चाबी अपने आप घूम गई। इंस्पेक्टर यह करिश्मा देखकर भौचक्का रह गया। जीप की स्टीयरिंग आपने आप घूमी और जीप बिशन की तरफ दौड़ी। बिशन यह देखकर चौंक पड़ा। इंस्पेक्टर तुरंत चिल्लाया, बिशन बचो! लेकिन बिशन चौंक कर ही रह गया। दूसरे पल ही जीप की टक्कर ने उसे कई फुट ऊपर उछाल दिया। उछलने के बाद बिशन वापस जमीन पर गिरा। जीप पलटकर फिर उसकी तरफ तेजी से लपकी। बिशन तेजी से चिल्लाया, न ही, लेकिन दूसरे पल ही बिशन चिल्ला ना सका। वह जीप उसके गर्दन के ऊपर से गुजर गई। बिशन वहीं पर मर गया। इसके बाद जीप एक जगह आकर रुक गई। वहां सब लोग केवल भौचक्के होकर देखते रह गए। ये कोई नहीं जान सका यह सब कैसे हो गया। केवल एक व्यक्ति इन सब घटनाओं की हकीकत जानता था, और वह था ठाकुर भैरवनाथ। भैरवनाथ, पहली बार मुझे अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल मैंने इंसानी दरिंदों से बदला लेने के लिए किया। आज भैया की आत्मा को भी चैन मिल जाएगा। उधर ठाकुर अजय प्रताप सिंह की अस्थियां ही जमीन में से मिली। ठाकुर साहब का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के बाद सुलोचना देवी बोली, झूठी मान मर्यादा बनाए रखने के लिए ही हमें अपनी उस जमीन को बेचने की नौबत आई जिसने कईयों का खून पी लिया। इसलिए अब मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी बेटी की शादी सादगी से करूंगी और वह जमीन में गांव के निर्धन लोगों में बांट दूंगी। इंस्पेक्टर, सुलोचना देवी, काश यही फैसला आपने पहले किया होता तो इतनी जाने न जाती। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो देखी है तो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें और हमारी मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी सिटी का नाम भी लिख दें। धन्यवाद।